नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों की खबर आप देख रहे हैं इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर। हमारा प्राइम टाइम शो रात 9 बजे की कुछ बड़ी खबरें हैं और सबसे बड़ी हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है इस बुलेटिन में आगे जो राजधानी दिल्ली में मंडरा रहे एक खतरे का के बारे में आपको आगाह करेगी। तो जरूर रहिएगा मेरे साथ। लेकिन शुरुआत करेंगे दूसरी बड़ी खबरों के साथ और खासकर बात करेंगे पाकिस्तान की। आज भी सबसे पहले बात पाकिस्तान की ही कर रहे हैं। आपको याद होगा पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपना पराक्रम दुनिया के सामने दिखा दिया था। लेकिन इस ऑपरेशन को करने के पहले भारत ने कुछ कूटनीतिक कदम उठाए थे, जिसमें सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का एक बहुत बड़ा जल प्रहार पाकिस्तान पर किया था। पाकिस्तान में ज्यादातर उसका जो इलाका है वो सिंधु के पानी से ही उसी की सिंचाई हो पाती है, खेती उससे होती है, निर्माण उससे होते हैं। अब जब भारत ने यह बड़ा फैसला किया कि वो सिंधु जल समझौते को स्थगित करेगा, इससे पाकिस्तान बिलबिला रहा है। और ये बिलबिलाने वाले वहां के अपने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हैं। और अब तो वो तरह तरह की गुहार लगाने के बाद धमकी भी दे रहे हैं, गीदड़ धमकियां भी दे रहे हैं। एक एटम बम की बात करते हैं कि पानी अगर नहीं दिया तो एटम बम का इस्तेमाल पाकिस्तान करेगा। किस तरीके से बिलावल भुट्टो इस वक्त परेशान है, अगर आपको ये जानना है तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जिस दरिया की बात बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं वो हिंदुस्तान से बहने वाली 6 नदियों का पानी है, जिसे भारत ने रोक दिया है। लेकिन उस पानी के रोके जाने से पाकिस्तान बिलबिलाने लगा। अब उस हड़बड़ी में पानी को लेकर पाकिस्तानी राजनेताओं की व्याकुल आत्मा एटम बम चिल्लाने लगी है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बयान दिया है उसमें परमाणु बम की धमकी है। उस परमाणु बम के बहाने वो दुनिया को दखल देने के लिए गुहार लगा रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि परमाणु बम का असर भारत पाकिस्तान के आगे पूरी दुनिया पर होगा। हालांकि बिलावल के बयान का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को पहले ही दे दिया है। गुरुवार को बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा उससे साफ है कि पाकिस्तान एटम बम की धमकियों से भारत को डरा नहीं सकता। एटम बम की गीदड़ बपतियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे। उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष भारतीयों की जान चली गई। इसके बाद भारत ने 1960 में पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि रोक दी। यानी भारत की 6 नदियों से पाकिस्तान में जाने वाला पानी बंद। दरअसल सिंधु जल समझौते में 6 नदियों सिंधु, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज का 80% पानी पाकिस्तान को जाता था। जब संधि रद्द हुई तो पानी का बहाव 14,800 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड था, लेकिन 2 मई को ये घटकर 8,087 क्यूसेक हो गया। और इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि अब खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। लेकिन पाकिस्तान इससे जरूर बेहाल हो गया है। दरअसल पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में 20 से ज्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट सिंधु नदी पर निर्भर हैं। इनसे ही पाकिस्तान की 1/3 बिजली पैदा होती है। साथ ही पाकिस्तान की पूरी सिंचाई व्यवस्था भी सिंधु जल संधि पर ही टिकी है। पाकिस्तान के 15 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी
सिंधु नदी से जुड़ी हुई है। करीब 80% पाकिस्तानी खेती इन नदियों की पानी पर ही टिकी है। अब समझौता रोका गया तो मतलब साफ है कि जब पाकिस्तान को पानी चाहिए तो वो सूखा रहेगा और जब पानी से मुक्ति चाहिए तब उसे बाढ़ मिलेगी। इसलिए सिंधु जल समझौते को भारत की तरफ से रोके जाने के कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान त्राहिमाम करने लगा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत को पत्र लिखकर उस संधि को लागू करने की गुहार लगाई। लेकिन भारत को अच्छे से पता है कि न पाकिस्तान की धमकी पर कुछ सोच रहा है, न उसकी गुहार को गंभीरता से ले रहा है, और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। जब पाकिस्तान की सेना ने हमारे सिविलियन स्थानों और हमारे सेना के स्थानों पर हमला किया, इसका प्रयास किया, 9 तारीख को भारतीय सेना ने उनके एयरबेस पर हमला कर एक प्रखर और कठोर जवाब देकर उनकी मारक क्षमता, हमारी मारक क्षमता का परिचय कराया और उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को भी खोखला साबित करने का काम किया। पाकिस्तान के सारे नेता एक तरफ अपनी बदहाली का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ धमकी भी दे रहे हैं। पाकिस्तान के नेताओं और अधिकारियों को लगता था कि भारत ने उनका पानी रोका तो वो चीन से कहकर भारत का पानी रुकवा देंगे, लेकिन चीन को भी इतना पता है कि वो कायदे से रहेगा तो फायदे में रहेगा, इसलिए वो पाकिस्तान के लिए भारत से जल युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। पाकिस्तान में क्या चल रहा है भारत को लेकर वो तो हमने आपको तफसील से बता दिया। अब बात हिंदुस्तान की भी कर लेते हैं। एक तरफ हमारे वीर जवान अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं और पाकिस्तान की आतंकी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। दूसरी तरफ देश के अंदर ही कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं तो ये हिंदुस्तानी लोग, लेकिन पाकिस्तान के रहमो करम पर पल रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा का नाम तो आपने सुना ही था। वो तो अभी जांच का विषय है कि उसने जासूसी की या पाकिस्तान उसको जासूस बनाने की फिराक में था, लेकिन वो फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। अब एक और ऐसे ही जासूस का नाम सामने आया है, ये भी भारत के साथ कथित तौर पर गद्दारी कर रहा था। ये नया नाम है बनारस के मोहम्मद तुफैल का, जिसने पाकिस्तान की एक मैडम का दुलारा बनने के लिए हिंदुस्तान से गद्दारी शुरू कर दी। तुफैल की जासूसी की पूरी कहानी जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिए। इसका नाम मोहम्मद तुफैल है और ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। ये मोहम्मद तुफैल 2047 तक हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की स्थापना करना चाहता था। ये मोहम्मद तुफैल पाकिस्तान में 600 नंबरों से जुड़ा हुआ था। ये मोहम्मद तुफैल पाकिस्तान के कई व्हाट्सएप ग्रुपों से जुड़ा हुआ था। ये मोहम्मद तुफैल बाबरी मस्जिद का बदला लेना चाहता था। ये मोहम्मद तुफैल पाकिस्तान की नफीसा नाम की एक मैडम से जुड़ा हुआ था, जिसका पति पाकिस्तानी फौज में काम करता है। अब पड़ोसियों के लिए वाराणसी के हनुमान फाटक का रहने वाला तुफैल शर्म का सबब बना हुआ है। ये बात देखिए, वो हमारे घर में जिसे उसकी माँ का तलाक हुआ था, तो वो हमारे घर में रहता था करके। फिर वो बिनकारी का काम करता था, फिर उसके बाद वो फास्टरी का काम करता था। ठीक है, वो सुबह काम पे निकलता था और रात को घर आता था, यही हम लोग जानते हैं। और घर में उससे कभी अगर मान लीजिए हम लोगों की बातचीत बहुत कम होती थी, अगर कभी बात घर के कोई मामला पे लेकर होती थी, पर्सनल मामला जो होता था उसको लेकर होती थी। बाकी वो क्या करता था, उसके बाहर उसकी क्या गतिविधियाँ रही, इसकी कभी हम लोगों को जो है कि शंका या आशंका भी नहीं। मोहम्मद तुफैल को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल एटीएस ने तुफैल के सोशल मीडिया को खंगालना शुरू किया तो उसकी पाकिस्तान परस्ती की परतें खुलती चली गईं।
और फिर खुलासा हुआ कि वो पाकिस्तानी फौजी की बीवी नफीसा के संपर्क में था। फेसबुक के जरिए वो नफीसा के संपर्क में आया था। नफीसा को खुश करने के लिए वो तमाम सूचनाएं भेजता था। जांच में सामने आया कि तुफैल ने वाराणसी में गंगा घाटों से लेकर जामा मस्जिद, लाल किला तक की तस्वीरें और जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान को भेजी थीं। लेकिन उसके पड़ोस में रहने वालों को यकीन नहीं हो रहा है कि कोई वतन से ऐसे गद्दारी कर सकता है। हमारे बीच में एक आतंकवादी रहता था जो कि पाकिस्तान का आईएसआई का एजेंट है जो है, और अपने बनारस के जितने भी पुरातत्व मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, सबकी जानकारी फोटो वीडियो बना के जो है आईएसआई को देता था जो है। ये आज से नहीं, काफ़ी पहले से इस कार में लिप्त है, आतंकवादी संगठन से है। पहले भी बहुत रात बिरात बहुत सारे 10, 20, 25, 50 आदमी ये स्टेट से बाहर के लगते हैं, वो विदेशी लगते थे। आए दिन वो आते थे यहाँ, इस 2 मकान से लेकर एक गली में पीछे मकान, वहाँ से आते थे। रात बिरात में काले काले लंबे तरंगे होते थे, जैसे पगड़ी उड़ी सापा बांधे हुए रहते थे, लंबे तरंगे। वो यही इस देसी के नहीं लगते हैं, अजीब टाइप के हैं। अब चाहे वाराणसी का मोहम्मद तुफैल हो या हिसार की ज्योति मल्होत्रा या कोई दूसरा जासूस, आखिर वतन से गद्दारी करने वाले क्या कभी उन जवानों के बारे में सोचते हैं जो वतन पे अपनी जान निसार कर देते हैं? एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और अब बात ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कुछ राजनीतिक टिप्पणियों की भी, खबरों की भी कर लेते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर से माफी मांगते हुए अपना वीडियो जारी किया है। विजय शाह ने कहा है कि उनसे भाषाई चूक हो गई। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट से जमकर फटकार लगी थी, उनके इंटेंट पर सवाल उठाया था और यहां तक कि कहा था कि ऐसी माफी को स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें घड़ियाली आंसू दिख रहे हो। किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, यह भी अब विजय शाह साहब ने कहा है। फिर भी किसी को तकलीफ हुई हो तो हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। विजय शाह ने यह चौथी बार माफी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके मांगी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद से ही उनका अता पता नहीं है। यहां तक कि राज्य की कैबिनेट बैठकों में भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उनका बॉयकॉट कर रखा है। ये 2 वीडियो देखिए, ये है असली खुशी और ये नकली आंसू। कोर्ट ने इन्हीं अद्भुत मूवमेंट के लिए घड़ियाली आंसू शब्द का इस्तेमाल किया था। इन 2 तस्वीरों के कनेक्शन का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले इनका परिचय। वैसे तो ये अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। ये हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह। वही विजय शाह देश की बेटी, सेना की प्रतिनिधि कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र बोलने वाले विजय शाह। अब साहब की चौथी माफी आई है, पहले वो सुनिए। पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। यह मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूँ। ओ, मंत्री जी ने तो इमोशनल ही कर दिया। एक विचलित देशभक्त से भाषाई भूल हो गई जनाब। मन दुखी और विचलित जो था, वरना सेना के सम्मान में, बहन सोफिया के सम्मान में, राष्ट्र के सम्मान में कोई कमी नहीं, ऐसा मंत्री जी ने दावा किया, जो कि आपने सुना और अब तो हाथ भी जोड़ लिए। लौटते हैं फिर से उन्हीं 2 तस्वीरों पर। याद कीजिए, जब मंत्री विजय शाह ने पहली माफी मांगी थी, तब माफी के बाद उनका रिएक्शन कुछ यूं था, बत्तीसी निपोर कर खिलखिलाए थे। इस पर भी उनकी अच्छी खासी क्लास लगी थी, पार्टी के अंदर भी और सर्वोच्च अदालत में भी। तो इस बार संजीदगी का पूरा ख्याल रखा, पहले फ्रेम से आखिरी फ्रेम तक रुआंसा रहे, आखिर में हाथ भी जोड़ा। हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ नहीं कहा। एक दिन कहा, दूसरे दिन कहा, तीसरे दिन मंत्री जी लापता हुए तो आज तक प्रकट नहीं हुए। अब किसी गुप्त अज्ञात जगह से आया उनका ये चौथा माफीनामा, पता नहीं देश कितना कबूल करेगा। खंडवा से निशात सिद्दीकी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।
तो विजय शाह की जांच तो एसआईटी कर रही है, क्या होगा आगे इसके बारे में आपको अपडेट्स करते रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और इस बात सियासी जोड़ तोड़ की करते हैं। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष का गठबंधन है, जिसका नाम इंडिया रखा गया था, वो टूटने के कगार पर आ गया है। कांग्रेस ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सपा को जो सफलता मिली लोकसभा चुनावों में, उसकी बहुत बड़ी वजह इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का उसको मिला साथ रहा। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद वो अब अखिलेश यादव वाले चुनावी फॉर्मूले को मानने को इस वक्त तैयार नहीं दिख रहे हैं। आपको बता दें, इमरान मसूद की राजनीति अपनी अलग चलती है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम नेता हैं। अब इमरान मसूद ने कहा है कि कांग्रेस को किसी की बैसाखी की यूपी में जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी ने पलटकर कहा कि कांग्रेस में मसूद बीजेपी के एजेंट बन चुके हैं। इंडिया गठबंधन के दो दलों में झगड़े से बीजेपी कैंप में बिन मांगे ही लड्डू बरसने लगे हैं। बीजेपी के खिलाफ एकता की ये तस्वीर कुछ दरकने लगी है। लोकसभा चुनाव में बना माहौल जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्तों की गर्माहट कम होने लगी है। उत्तर प्रदेश में अचानक कांग्रेस अपने अलग वजूद की राजनीति करती दिख रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से मिले, फिर उन्होंने अखिलेश यादव को हद में रहने की चेतावनी दी। अपने दम के ऊपर हमें बैसाखियों का सहारा कब तक लेंगे, हमें किसी बैसाखी के बिना चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव हम लोग मजबूती के साथ लड़ दें। समाजवादी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, क्या ये कांग्रेस वाले कोई खिचड़ी पका रहे हैं? अभी तो समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने कांग्रेस पर कोई कमेंट भी नहीं किया, लेकिन इमरान मसूद बिल्कुल वही भाषा बोल रहे हैं जैसी भाषा अखिलेश यादव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बोलते रहे हैं। उनका मकसद कुछ और ही है। उनका मकसद ये है कि मुसलमान अंधे बनकर उनको वोट डालते रहें, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएं और नौजवान मुस्लिम पुकारे के भैया पे जवानी कुर्बान। कहाँ है पीडीएम में मुसलमान? बताओ ना मुझे को, कहाँ है मुसलमान? कहाँ है मुसलमान? क्या हम सिर्फ वोट और दरी बिछाने के लिए? अखिलेश जी से हमारे बारे में पूछेंगे, हम छोटे नेता, हम तो छोटे नेता हैं, हम तो अब्दुल हैं। अब्दुल का काम पंचर लगाना है, आपको अब्दुल से सिर्फ दरी बिछवाना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रंग लाया था। कहां तो बीजेपी 70 पार का सपना सजाए बैठी रही और कहां उसे अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने 33 पर रोक दिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 37 तो कांग्रेस ने 6 सीटें जीत ली। लेकिन विधानसभा में सिर्फ 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव से पहले तेवर दिखाने लगी, तो समाजवादी पार्टी ने भी इमरान मसूद के खिलाफ हल्ला बोला। तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, ये मैंने पहले भी कहा था कि ये स्लीपर सेल है। राहुल गांधी जी ने खुद कहा था कि कुछ लोग पार्टी में, कांग्रेस में ऐसे हैं जो पार्टी में तो कांग्रेस में हैं, लेकिन काम भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य में कांग्रेस की चुनावी स्थिति ये है कि उसे बिहार में आरजेडी और यूपी में समाजवादी पार्टी के पीछे ही जाना है। दोनों राज्यों में कांग्रेस को लगता है कि दलितों और मुसलमानों का रुझान उसकी तरफ बढ़ा है, इसलिए अगले विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी और बिहार दोनों राज्यों में कांग्रेस अखिलेश और तेजस्वी पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाना चाहती है। लेकिन वो दोनों दल भी जानते हैं कि कांग्रेस के चक्कर में उनका खेल बिगड़ सकता है। कम से कम बिहार में तेजस्वी 2020 में कांग्रेस के ही जले हुए हैं, जब वो 70 सीटों पर लड़कर सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई। दरअसल लोकसभा चुनाव में 99 पर पहुंचने वाली कांग्रेस जब हरियाणा से महाराष्ट्र तक चुनाव हार गई, तो दूसरे सहयोगी दल भी छिटकने लगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में लगता है कि कांग्रेस अखिलेश के विकल्प में चंद्रशेखर आजाद में भी संभावना देख रही है, जो इमरान मसूद के भी दोस्त हैं और प्रियंका से भी अच्छे संबंध बताए जाते हैं। बाकी तो राजनीति में जब तक बात बन नहीं जाती, हर बात में बतंगड़ बनने की पूरी संभावना रहती है।
दरअसल 2024 के लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से यूपी में इंडिया ब्लॉक ने प्रदर्शन किया, उससे बीजेपी सख्ते में आ गई थी। वहां पे समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और कांग्रेस का उसको साथ भी मिला था। बीजेपी नंबर 2 पर खिसक गई थी। इसीलिए कांग्रेस को लगता है कि उसके पास ऐसी चाबी है कि वो अखिलेश यादव के जरिए अपनी बातें मनवा सकती है। पर अखिलेश मानेंगे, वो भी विधानसभा चुनावों में जब उनको मुख्यमंत्री बनना हो, ये अभी तो कम ही लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात एनसीपी की कर लेते हैं। आजकल आप इस तरह की खबरें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। खुद शरद पवार साहब अपने मुंह से बोल चुके हैं कि शायद दोनों एनसीपी, यानी एक एनसीपी जो अजीत पवार की है और एक एनसीपी जो शरद पवार की है, चाचा की, वो शायद एक हो सकती है। शरद पवार भी ये बात कहते हुए करीब एक हफ्ते पहले एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दे चुके हैं। उनसे पूछा गया था कि सुप्रिया सूले तब क्या करेंगी, उनकी बेटी हैं, तब सुप्रिया सूले ने पत्ते नहीं खोले थे। लेकिन आज हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती ने सुप्रिया सूले को दिल्ली में पकड़ लिया और सुप्रिया सूले से खुद पूछा कि भाई बताइए, एनसीपी में चल क्या रहा है? क्या उनके पिता और उनके चचेरे भाई, उनकी जो भाई हैं अजीत पवार, उनके बीच में पार्टी में एक की बातें फिर से चल रही हैं? क्या एनसीपी फिर से एक हो सकती है? क्योंकि जो खबरें महाराष्ट्र से निकल कर आ रही हैं, खासकर वो नेता जो एनसीपी खेमे के हैं, वो बार बार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बहुत जल्द दोनों एनसीपी एक साथ आ सकती हैं। हालांकि सुप्रिया सूले ने अभी तो खुलकर इस बारे में जवाब नहीं दिया, लेकिन एक बात हम बता दें, इस बातचीत को जब आप सुनेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि सुप्रिया सूले भी इस बात से इनकार नहीं कर रही कि जल्दी ही दोनों का गठबंधन एक होकर एक पार्टी में तब्दील हो सकता है। आइए देखते हैं सुप्रिया सूले और मनोरंजन भारती की बातचीत का ये अंश। एनसीपी का मर्जर पे अभी अगले पार्लियामेंट सेशन तक कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, अभी आप तो डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी देश में क्या मायने रखता है, तो ये एमईए का ऑपरेशन सिंदूर, ये तो क्लियरली पेंड है। और ये जो बिल आ रहे हैं वो बहुत बहुत देश के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने वैसे पहले कहा कि देश, फिर राज्य, फिर पार्टी, फिर फैमिली। तो लेकिन ये तो तय है कि आप ही तय करेंगे आप, क्योंकि पवार साहब ने बैटन आपके हाथ में दे दिया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बैटन नहीं, और पार्टी ऐसे नहीं चलती। वो जो भी निर्णय जब भी होगा नहीं होगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन जो भी निर्णय हमारे पार्टी में होते हैं, सारे वरिष्ठ नेताओं से बात करके, पार्टी जब साथ में थी तभी भी पवार साहब सबको बुला के ही करते थे, और वो ही डेमोक्रेटिक वे सबसे पूछ, जो भी निर्णय होंगे, भले जेपीसी का हो, एमईए का हो, या हमारे वन नेशन वन इलेक्शन का हो, कोई भी निर्णय जब पार्टी में होता है, फिर मर्जर का, वो भी सबको पूछ को, सबका मान सम्मान, वो जो कार्यकर्ता है, जो झंडा लेके लड़ता है, उसको भी पूछा जाएगा। उसके बाद ही हर निर्णय पार्टी में होता है। आज सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर भी आई है जिससे वो लोग जो कि जुए की लत का शिकार हो जाते हैं, उनको इससे निजात पाने में मदद मिल सकती है अगर सरकारें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ठीक से समझें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों के लिए एक अच्छी पहल की, एक अच्छी खबर वहां से दी है। इन दिनों ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स बहुत तेजी से चल रहे हैं। आपने देखा होगा, अक्सर छोटे से छोटे बच्चे से लेकर कई बड़े लोग भी, हर तबके के लोग अपने फ़ोन में ऐप्स के ज़रिए बेटिंग करते हैं, यानी किसी तरीके की शर्त लगाते हैं, किसी तरह का जुआ खेलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने इस पर केंद्र सरकार को आज नोटिस जारी कर दिया। ये नोटिस बेटिंग एप्स पर रोक लगाने के लिए आई एक याचिका के मद्देनजर दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी गई कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप से सट्टेबाजी जुए के समान है। याचिकाकर्ता डॉक्टर के पॉल ने कहा कि वो उन लाखों माता पिता की तरफ से आए हैं जिनके बच्चे ऐसे सट्टेबाजी में जान से हाथ धो रहे हैं। उनकी दलील थी कि तेलंगाना में 1023 लोगों ने बेटिंग ऐप की वजह से, नुकसान होने की वजह से आत्महत्याएं कर ली। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि कुछ बॉलीवुड और टॉलीवुड एक्टर कैसे मासूमों की जिंदगी से खेल सकते हैं, यानी वो जो ऐप्स का प्रचार प्रसार करते हैं उससे मासूम लोग इन बेटिंग ऐप्स की ओर, जो कि जुआ खेलना सिखाते हैं, उस ओर लालायित हो जाते हैं। इस याचिका में यह भी कहा गया कि ऐसे बेटिंग ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी और रिजर्व बैंक को अदालत से निर्देश दिया जाए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने
इस मामले पर याचिकाकर्ता से सहमति जताई और कहा कि हम आपके साथ हैं और इस ऐप्स को, ये जो जुआ खेलना सिखा रहे हैं, जुए की लत समाज में जिससे प्रसारित हो रही है, इसे रोका जाना चाहिए। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि शायद आप इस गलत फहमी में हैं कि इस कानून के जरिए इस चीज को रोका जा सकता है। अदालत की दलील थी कि यह ठीक वैसे ही है जैसे हम कानून के बावजूद लोगों को हत्या करने से नहीं रोक सकते। और आइए सुनते हैं इस पर याचिकाकर्ता डॉक्टर के पॉल क्या कह रहे हैं। ये बेटिंग ऐप को जो 1100 एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बिलियनर्स जब एंडोर्स कर रहे हैं अच्छा है बोल के, मिलियंस ऑफ लोग मर रहा है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट नोटिस दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और सबको, स्टेट को। ये इश्यू बहुत सीरियस है और मनी लॉन्ड्रिंग वेरी डेंजरस। इलीगल एप्स, इंटरनेशनल इकोनॉमी इज ग्रोइंग। हमारा इकोनॉमी सब बिलियंस ऑफ डॉलर जा रहा है देश विदेश के लिए। ये यूज करके बिलियनर और बिलियनर बन रहा है। और अब बात कर लेते हैं फिल्म अभिनेत्री तमन्ना भाटिया की, जिनकी वजह से कर्नाटक में बवाल छिड़ गया है सियासी तौर पर। कहानी है मैसूर सैंडल सोप की, यानी चंदन का साबुन जो मैसूर ब्रांड से आता है, उसको लेकर ये पूरी कहानी है। एक ऐसा साबुन है जिसकी शुद्ध चंदन की खुशबू दुनिया भर में सालों साल से जानी जाती है। ये साबुन कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन हाल ही में इस प्रतिष्ठित ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को चुना गया तो सियासी हंगामा खड़ा हो गया। सवाल उठ रहा है कि कई कन्नड़ भाषी अभिनेत्रियों के रहते प्राथमिकता बाहर की कलाकार और हिंदी भाषी तमन्ना भाटिया को क्यों दी गई है। इसीलिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि तमन्ना भाटिया के बदले मैसूर सैंडल सोप की जो ब्रांड एम्बेसडर हो वो कोई कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री बनाई जानी चाहिए। बेंगलुरु में मैसूर सैंडल सोप बनाने वाली फैक्ट्री के सामने कन्नड़ा संगठनों ने सरकार के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को मैसूर सैंडल सोप का चेहरा बनाए जाने के फैसले ने कन्नड़ समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया है। तमन्ना भाटिया के साथ करार 2 साल के लिए 6 करोड़ 20 लाख रुपए में किया गया है। प्रो कन्नड़ा संगठनों के अलावा आम लोग भी तमन्ना भाटिया को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने से नाराज हैं। मुझे लगता है कि कन्नड़ा एक्ट्रेस को चांस देना चाहिए। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। देयर वाज अ गवर्नमेंट एड व्हिच इज हेल्ड बाय मिस्टर पुनीत राजकुमार सर। एक सरकारी विज्ञापन पुनीत राजकुमार ने किया था। उसी तरह मैसूर सैंडल का विज्ञापन भी किसी स्थानीय कलाकार से कराना चाहिए था। Everybody, our actors are very generous. They will come and endorse this brand. लेकिन सरकार अपने फैसले पर कायम है। सरकार के मुताबिक मैसूर सैंडल सोप के 18% प्रोडक्ट्स की खपत कर्नाटका में होती है, जबकि 82% दूसरे राज्यों में। इस साल 1700 करोड़ रुपए का व्यापार मैसूर सैंडल ने किया है और आने वाले सालों के लिए लक्ष्य 5000 करोड़ रुपए है। Kannada is our identity and Karnataka is our identity. Here it was a committee which looked into this one. They've checked up all these names, like Tamanna Bhatia, then Rashmika Mandanna, then Kiara Advani, then Pooja Hegde, everything. They were all engaged with certain products and all this. Okay. She was the one available for us for 2 years, our conditions, and she has a 2.8 million followers. Yeah. It is a pure business strategy for the growth of this one. There's no question of any disrespecting our Kannada actors and all this. No? So there's no question of going back on this? No question of going back. Why should we go back? Our strategy is we don't want to restrict Mysore sandal soap to Karnataka. मैसूर महाराजा के समय शुरू हुई तकरीबन 100 साल पुरानी ये कंपनी साबुन, धूप के अलावा ऐसे कई दूसरे प्रोडक्ट्स बनाती है। मैसूर सैंडल का ये प्रीमियम प्रोडक्ट है, सुपर प्रीमियम सोप। तकरीबन 150 ग्राम के इस डब्बे की कीमत 700 रुपये है।
और इस साबुन में प्राकृतिक रंग और प्राकृतिक खुशबू का इस्तेमाल हुआ है, यानी कुछ भी अप्राकृतिक नहीं है। बीते दिनों कर्नाटका में भाषा को लेकर कई विवाद हुए थे। इंडिया तो कर्नाटक कन्नड़ा मेन फर्स्ट कन्नड़ा फर्स्ट। एसबीआई की एक मैनेजर के हिंदी बोलने को लेकर भी विवाद हुआ। महाराष्ट्र कर्नाटका की सीमा पर बस ड्राइवरों के बीच भी विवाद हुआ था। विवाद तब भी उठ खड़ा हुआ था जब क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को 2006 में 2 सालों के लिए मैसूर सैंडल सोप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।